नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस है। पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। सिंबल ऑफ नॉलेज, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और सबसे बड़ी बात, जो भी शोषित है, जो भी एक्सप्लाइट है, शोषित वंचित समाज की आवाज बने। आज किसान सड़कों पर है। आज बाबा साहब होते तो क्या करते। आज जो सरकार चल रही है, बाबा साहब होते तो जिस समय वो नेहरू से भी लड़ रहे थे, वो गांधी से भी चिट्ठी पत्री कर रहे थे, उनकी भी मुखालफत कर रहे थे, और वो अंग्रेजों की भी मुखालफत कर रहे थे, क्योंकि उनकी नजर में सबसे बड़ा जो विक्टिम था वो था शोषित वंचित समाज। लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब को कोई राष्ट्रद्रोही कहने की हिम्मत नहीं रखता था। लेकिन आज जो वर्तमान सरकार चल रही है उसके बारे में आप बोलेंगे तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। किसान राष्ट्रद्रोही है, मजदूर राष्ट्रद्रोही है, दलित राष्ट्रद्रोही है। तो क्या अंग्रेजों से भी खराब सरकार चल रही है? और उनका कारवा कहां तक पहुंचा है? मेरे साथ डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल हैं, हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं और डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अंबेडकर नामा चलाते हैं, और लगातार उन तमाम बारीक चीजों को वो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए, जो जिसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर रतनलाल की क्लास, डॉक्टर अंबेडकर नामा, उसके जरिए आप लिंक देख सकते हैं, नेशनल दस्तक पर वीडियो देख सकते हैं। देश को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। डॉक्टर साहब, नेशनल दस्तक पर स्वागत है। प्रोफेसर साहब, क्या लगता है आज उनकी, आज जो बियॉन्ड द पार्टी लाइन, राष्ट्रपति योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री, हर कोई उनको याद कर रहा है। आज डॉक्टर अंबेडकर होते और जो देश में हालात है, क्या करते? किनसे बात करते, किनको पत्र लिखते? सबसे पहली बात कि जो अंबेडकर साहब के सामने और संविधान के सामने जितना ज्यादा झुके और बार बार ऊंचा नाम ले, तो समझ लेना कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर का अस्तित्व खतरे में है। जितना झुकेगा उतना ही दबाएगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और मैंने वीडियोस बनाए थे कई इसमें डॉक्टर अंबेडकर किसान आंदोलन को लेकर, और उनका उस समय इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी चला रहे थे। बम्बई में उन्होंने किसानों की सभा को लीड किया था। वहाँ के प्रीमियर, सीएम, समय प्रीमियर बोलते थे, सीएम से मिले थे और बार बार कह रहे थे किसान पॉलिसी ऐसा बने जिससे किसानों को लाभ हो, कि सिंचाई दर में कमी हो, अगर सरप्लस बचता है तो किसानों को लाभ हो। ये डॉक्टर अंबेडकर बार बार कह रहे। तो इसमें जाहिर है कि अगर आज डॉक्टर अंबेडकर होते तो आज निश्चित रूप से वो सिंघू बॉर्डर पे, चाहे टिकरी बॉर्डर पे कहीं बैठे होते। उनकी राइटिंग्स को लोग पढ़ते नहीं है और जानते नहीं, वो किसानों के साथ खड़े थे। और मैंने 3 लेखों का जिक्र किया है अम्बेडकरनामा में, आपने शायद वो जिक्र भी किया था अपने यूट्यूब पर। और कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर 36, 38, 39 में क्या कह रहे थे, मुंबई में कैसे आंदोलन बढ़ा रहे थे, जो प्रकाशम कमेटी बनी थी, और उसमें जिससे कि ये जमींदारों का रुतबा बढ़ता, उस पर कैसे एग्रेसिव अटैक कर रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित रूप से आज अगर अंबेडकर होते तो किसानों के साथ थे, ये बात। आज जिस तरह से लोग उनको याद कर रहे हैं बियॉन्ड द पार्टी लाइन, क्या लोग उनके, चाहे वो धर्म के बारे में जो उनके विचार थे, जिस तरह से उन्होंने कहा मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, जिस तरह से वो एक देश की कल्पना करते थे, जिस तरह से वो एक मजबूत राष्ट्र, आज वो तमाम लोग जो, जिस तरह से उन्होंने धर्म और जाति की राजनीति को खत्म करना चाहा, धर्म और जाति को वो खत्म ही करना चाहते थे, कि जो 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 धर्म, जो आदमी में भेद करे, वो धर्म क्या है? क्या वो तमाम लोग जो आज उनको बधाई दे रहे हैं, वो पचा पाते उनको? नहीं नहीं, वो निश्चित, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो पॉलिटिकल क्लास है भारत का, वो बहुत ईमानदार नहीं है अम्बेडकर को लेकर। कोई भी, चाहे अम्बेडकर के नाम पे राजनीति करने वाले लोग भी, तो अम्बेडकर नामा तो उनको चलाना चाहिए था, लोहिया नामा उनको चलाना चाहिए था यूट्यूब। हमारे जैसे आम लोग अपने संसाधन से कोशिश कर रहे हैं कि उनके राइटिंग्स को पढ़ के लोगों को सुनाया जाए। कौन ऐसा पार्टी है इस देश में जो लोहिया और अंबेडकर और तमाम फूले के विचार पे कोई विमर्श कर रहा है, कोई सेमिनार कर रहा है, कोई ऑफिस खोल रहा है, कोई डिस्कशन कर रहा है? तो पॉलिटिकल क्लास तो अंबेडकर साहब को लेकर, चाहे किसी भी बहुजन महापुरुष को लेकर ईमानदार नहीं है, चाहे जो भी पार्टी हो। बहुत सारे भक्त लोग सुनेंगे ये वीडियो और मुझे गाली भी देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन रियलिटी यही है। वो अंबेडकर साहब या बहुजन नायक जीवित हैं तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो आपके चैनल के माध्यम से, हमारे सैकड़ों चैनल बने हैं जो बहुजन एक्टिविस्ट, यंगस्टर्स लोगों ने, नौजवान लोगों ने बनाया है।
उसकी वजह से वो जीवित हैं। अदरवाइज मिडिल क्लास जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कोशिश की है कि उनके विचारों को जिंदा किया जाए, लेकिन जिस तरह का इंस्टीट्यूशन चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर, उस तरीके से उन पे काम दो तरह से हुआ। एक तो अंग्रेजी में काम हुआ है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा ग्राउंड रियलिटी पे। तो जो लोग जमीन पे लड़ रहे हैं, अंबेडकर साहब के विचारों को कैसे उनके पास पहुंचाया जाए, अंबेडकर नामा इसी की तो मुहिम है। सिंपल भाषा में आपको समझाएं कि भाई आज परिनिर्वाण दिवस था, मैंने सुबह एक वीडियो डाला जिसमें मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म की रूपरेखा भविष्य में कैसे होगी, कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार होगा, उस पर मैंने बात कही थी। तो मैं ये कहता हूं कि शुक्रिया है आप लोगों का और तमाम एक्टिविस्ट, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का, शोधार्थियों का और सोशल एक्टिविस्ट का, यूट्यूब का, कि जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखा। पॉलिटिकल क्लास से अब कोई उम्मीद नहीं है, वो खाली मूर्ति बना के सिंबोलिज्म करते, उनको वोट चाहिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, इसीलिए वो सब उनके सपनों का भारत वो नहीं चाहते हैं जहां सब कुछ डेमोक्रेटिक सिस्टम से हो, नहीं। निश्चित, जब उनकी पार्टियां ही डेमोक्रेटिक नहीं है तो कहां से डेमोक्रेटाइज करेंगे भारत को? ये तो सोचना पड़ेगा ना कि आप बता दीजिए किसी में कोई लीडरशिप हो, सेकेंड थर्ड जनरेशन लीडरशिप, और जिस हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार कन्वर्जन पे मैंने कई एपिसोड्स बनाए हैं, मतलब दर्जनों एपिसोड बनाए हैं, और जिस हिंदू धर्म के खिलाफ वो लगातार बोल रहे थे, 20 सालों तक उन्होंने बात कही, और वही जो है आज के नेता सब जो है सब इसी को खुश करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। किसी नेता के पास जो लोहिया अंबेडकर पे काम कर रहे हो, उनके पास एक ढंग के आदमी बता दीजिए जो अंबेडकर पढ़ के उनको बोल रहे हो, एक बता दीजिए अखबार निकाल रहे हो, एक यूट्यूब चैनल चला रहे हो, तो ये तो बेईमानी हुई है। मतलब उनके नाम पे आप सीएम बन गए, मंत्री बन गए, कुछ भी बन जाए, लेकिन बाबा साहब को जो कंट्रीब्यूशन था जिंदा करने की जिम्मेदारी उनकी थी। बाबा साहब मूर्तियों में उनका पहला लेख था जो मैंने शेयर किया था अंबेडकर नामा पर, कि जब वो कोलंबिया में पढ़ रहे थे तो फिरोज शाह मेहता के डेथ एनिवर्सरी पे बात हुई थी कि मूर्ति लगाया जाए, तो उन्होंने कोलंबिया से चिट्ठी लिखा था बॉम्बे में कि मूर्ति नहीं लाइब्रेरी बनाया जाए। तो सोचिए, जो यंग मैन, मतलब 25 साल के युवा छात्र थे उस समय, और लिख रहे थे कि इंस्टीट्यूट श्रद्धांजलि होगी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूट होगा फिरोज शाह मेहता के लिए। तो उतना यंग डेज से ये बात समझ रहे थे। हमारे नेता लोग ये सब बात तो समझते नहीं, वो खाली चाहते हैं कि हम मंत्री बन जाए, सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, इसी चक्कर में अपना पूरा एनर्जी लगाते हैं। लेकिन जानते हैं वो सीएम भी बन जाए, पीएम भी बन जाए, 100 साल बाद कौन किसको याद रखेगा, कौन जानता है। मरने के बाद अगर जिंदा रहना है तो डॉक्टर अंबेडकर की तरह आपको लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आज मैंने अभी डाला एक वीडियो कि जब जिस दिन उनका डेथ हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने 2 भाषण दिए थे पार्लियामेंट के अंदर, एक राज्यसभा में और एक लोकसभा में, और वो सुनना चाहिए। एक मैंने डाला है, एक मैं कल डालूंगा, कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या उनके बारे में बात कही थी। बहुत सारे डिफरेंसेस उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा कि हमने डॉक्टर अम्बेडकर से बहुत सीखा है, ही वॉज द मैन ऑफ कन्विक्शन। वो जो चाहते थे वो अपने कन्विक्शन के साथ बोलते थे, किसी पद प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं थे। उन्होंने रिजाइन किया था जवाहरलाल नेहरू के गवर्नमेंट से, तो ये सीखना चाहिए। आप जो लोग जो बात कर रहे थे संविधान खत्म होने की, जो किसान आंदोलन है, जिस तरह का भारत बंद है 8 दिसंबर को, अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी समर्थन में आ गई, तो एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम पर सवाल उठ रहे थे, दलितों का आंदोलन, नक्सलवादी, मुसलमान आतंकी, वो डर खत्म हो रहा है और थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है कि नहीं, अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम की जड़ें मजबूत हैं। और पंजाब के किसानों की जो तैयारी है, जो कन्विक्शन है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ेगा? निश्चित रूप से। और ऐसा नहीं, देखिए बाबा साहब ने संविधान में ही सारी तैयारी कर दी। उन्होंने भारत का जब संविधान लिखा था तो जय श्री राम अल्लाहू अकबर नहीं लिखा था, उन्होंने वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वो जानते थे कि उनका अगर 26 नवंबर 1949 का जो भाषण पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, उन्होंने इशारा कर दिया था किसी डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके कोई तानाशाह इस देश में आ सकता है। उसकी तैयारी उन्होंने कर दी थी। उन्होंने लिख दिया था हम भारत के लोग, जब ऐसे तनाशा आएंगे तब भारत के लोग सड़क पे आ जाना और संविधान के हिसाब से अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसे तानाशाह को काट देना। ये उनका पर्पस था, समझने की बात। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि किसानों ने 8 तारीख का भारत बंद किया, सफल रहेगा। और
भारत सरकार पहले भी झुकी है, चाहे 2 अप्रैल जो SC/ST एक्ट वाला मसला हो उस समय भी झुकी, और 5 मार्च का तो आंदोलन बंद हम ही ने कॉल किया था, संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने कॉल किया, और मैं पहला आदमी था जो कि सोशल मीडिया पे लिखने वाला था, आपको याद हो करो, और रोस्टर के इशू पे भी सरकार बैकफुट पे गया। तो ऐसा नहीं, देखिए भारत में कभी तानाशाही चला नहीं है, मुस्लिम 672 साल यहाँ उन्होंने शासन किया, लेकिन तब भी उन्होंने यहाँ एडजस्टमेंट किया, इनके साथ समझौता करके कि मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मुझे ऐसे करने दो। तो यहाँ तानाशाही कभी नहीं चला। अंग्रेज लोग आए, 1857 का विद्रोह हुआ, उनको समझ में नहीं आया, उनके लिए तो बीफ और पोर्क बराबर बात थी, गाय और सुअर के चर्बी पे जो है इतना बड़ा विद्रोह हो जाएगा, उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने फिर समझौता किया। यहाँ कोई शासन ऐसा है, RSS भाजपा गवर्नमेंट जो है ये समझती है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद हमारा सरकार है, हम जो चाहे कर लेंगे, ये कदापि संभव नहीं है। भारत में कभी अशोक सम्राट भी जितना बड़ा अंपायर चलाते उतना बड़ा अंपायर तो किसी ने चलाया नहीं आज तक। वो भी बाद में जो है बुद्ध के शरण में गए। प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं विदेश में तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूं, मनु के धरती से तो नहीं बोलते हैं। तो मुंह में राम बगल में छुरी, एक कहावत है हिंदी प्रदेश में, अगर आप मानते हैं तो वाकई बुद्ध के रास्तों पर चलिए। और ये किसान जो भारत बंद हुआ है, हम लोग का समर्थन है, संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से समर्थन दे रहा हूं। मैं खुद सिंगू बॉर्डर पे गया था और आप थे उस दिन साथ हमारे, और मैंने आपको उस दिन पत्रकार के तौर पे आपका मैंने इंटरव्यू किया था। मैं पत्रकार था और आप सोर्स पर्सन थे। ये हमारा समर्थन है कि सरकार जो है मतलब कोरोना दिखा के हाथ में कटोरा पकड़ा दी है। देखो कोरोना कोरोना, अब पब्लिक के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। अडानी अंबानी का जो है पूरा धन बढ़ते जा रहा है। तो अब समय आ गया है कि भाई राष्ट्रीयकरण हो, निजी संपत्तियों का, ऐसे ऐसे उद्योगपति का पूरा संपत्ति जब्त किया जाए। सरकार जनता का पैसा है, उनका पैसा नहीं है। अब इसी बहाने ये मुद्दा आ गया है कि लोग इसे पॉलिटिकल क्लास बोले। अगर जो पॉलिटिकल क्लास इस पे स्टैंड नहीं लेगा, नहीं बोलेगा, 10 साल बाद उनका खात्मा हो जाएगा। ये वीडियो आप सेव करके रख लीजिए। लगता है सरकार बात मानेगी, क्योंकि निश्चित मानना पड़ेगा। लाया गया है, जिस तरह से बिल लाया गया है, लॉकडाउन में सहमति नहीं ली गई और जबरदस्ती पास कराया गया, तो कुछ तो हिडन एजेंडा होगा सरकार का, नहीं तो इतनी जल्दबाजी क्यों करती। तो लॉकडाउन के चक्कर में ही तो जो है उधर कोरोना दिखा रहा है, हाथ में कटोरा पकड़ा रहा है, लॉकडाउन दिखा रहा है और इधर सब बेच रहा है धीरे धीरे। तो ये सरकार को मानना पड़ेगा, लोकशाही में जनता से ऊपर कोई भी चीज नहीं होता है। जितना नरेंद्र मोदी साहब भाषण दिए 6 साल का, आप भाषण उठा के देख लीजिए, सारा भाषण झूठ हो गया। सारा जानबूझ के इमोशनल भाषण दे रहे थे। अब जो उनके समर्थक थे वही तो रोड पे हैं। हरियाणा और पंजाब में जो बड़े किसान हैं, तो इनको मानना पड़ेगा। और धीरे धीरे देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश के नेताओं ने, उत्तर प्रदेश में कह रहा हूँ, वेस्टर्न यूपी छोटी उधर के, बिहार के नेताओं ने किसान आंदोलन को खत्म कर दिया एक तरीके से। अगर बिहार के नेताओं ने किसान आंदोलन को मजबूत किया होता तो अभी जानते हैं पूरा नॉर्थ इंडिया चक्का जाम होता पूरा। हम तो शुक्रिया अदा करेंगे सोशल मीडिया का, आप लोगों का। ये 5 मार्च के भारत बंद के आंदोलन में शोधार्थियों ने, युवाओं ने मदद की हमारी। तो ये किसान का आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा को थोड़ी इफेक्ट कर रहा है, ये पूरे भारत को इफेक्ट कर रहा है। बिहार उत्तर प्रदेश के लोग को पैदल मार्च कर जाना चाहिए था दिल्ली की ओर कि चलिए दिल्ली हम संसद घेरेंगे। एक अविश्वास तो हो गया है, लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, किसान उनका खाना नहीं खा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये ईवीएम वाली सरकार है, इसलिए जनता से डर नहीं रही है। लगता है अब इस आंदोलन, किसानों के आंदोलन के बाद एक मैसिव आंदोलन का दौर शुरू होगा, जो मनमोहन सिंह के दौर में हुआ था, क्योंकि वो भी दूसरे टेनोर में थे। नहीं, मनमोहन सिंह के जमाने में जो आंदोलन था उससे ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा। वो सरकार, कुछ मंत्री थे तानाशाही प्रवृत्ति के लोग थे, लेकिन तब भी उस समय आप मंत्री से मिल सकते थे, बात कर सकते थे। आज तो हालत कुछ और है। वो ईवीएम की सरकार है, तो चाहता है हम सरकार तो बना ही लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तानाशाही खत्म होगी और इनके खिलाफ जो है अब तो शुरू हुआ है। पहले देखिए एक एक ले लीजिए, दलित, मुसलमान, विश्वविद्यालय के शोधार्थी, किसान, लेबर लॉ आ गया है, अब आने वाला है, पूरा लागू हो जाएगा लेबर लॉ।
तमाम लोग इसे, कौन ऐसा आप देखिए नोटबंदी और फिर जीएसटी, तो कौन ऐसा वर्ग है जो इनसे खुश है? सबको तो इन्होंने उन्हीं का वोट लेकर पावर में आए हैं, उन्हीं को दमन कर रहे हैं। ये तो इनके खिलाफ मैसिव अभी होगा। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि पार्टी के अंदर भी, आरएसएस में भी, चेहरा भी तो दिखाना है लोगों के पास। स्वर धीरे धीरे हम लोगों को पता लग रहा है कि आ रहे हैं। ऐसे नहीं चलता है। कांग्रेस 40-50 साल रही, बहुत सारा डिफरेंसेस था, लेकिन ऐसे बात नहीं। इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया था ना, पूरे बैंक को और तमाम इस सबको नेशनलाइज किया था। मुझे लगता है कि अब तो सेकंड फेज में हमें जाना पड़ेगा, नेशनलाइजेशन की ओर लेके जाना पड़ेगा। सारे पूंजीपति बड़े बड़े हैं, उनको पकड़ो। कहां से पैसा लाया है वो? कहां से बताओ पहले, कहां से आया है? पब्लिक का पैसा है, उससे तुम मुनाफा कमाए जा रहे हो। पब्लिक लुटी पड़ी है। पंजाब हरियाणा के किसानों से आप मिले हैं, क्या लगा? हम लोग जो एक कल्पना करते थे कि उत्तर भारत के लोग काउ बेल्ट में ज्यादा वोकल हैं, मुझे तो लगता है पंजाब के लोग ज्यादा राजनीति समझ रहे हैं। ऐसा है, पंजाब के लोग देखिए, एक तो बहादुर लोग हैं। माफ 2 साल से अगर पंजाब का हिस्ट्री देखेंगे तो जितने इन्वेडर्स आए हैं, आक्रमणकारी आए, तो पंजाब होकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आए हैं। तो इसलिए उनमें संघर्ष की प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल है। ये बात समझना पड़ेगा ऐतिहासिक रूप से, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब में किसान, पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन जो है, यूनाइटेड पंजाब ले लीजिए, पहले हरियाणा भी साथ ही था, कि वहां पे किसान आंदोलन बहुत स्ट्रांग रहा है ना। वहां पे ब्राह्मणवाद की जड़ें उतनी मजबूत नहीं रही है जितना कि बिहार उत्तर प्रदेश में रहा। तो वहां किसान आंदोलन मजबूत रहा है। एक बार अगर ठान लिया कि हम लड़ेंगे ना, तो आप पीछे नहीं धकेल सकते, कुछ भी हो जाए। ये तो मैं जानता हूँ, इतिहास के छात्र होने के नाते मैं कह सकता हूँ। एक बार उन्होंने ठान लिया कि लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, डेफिनेटली वो, मैं गया था वहां पर और मैंने देखा कि वो 4-5 महीने 6 महीने का राशन वाशन लेकर आए हैं, पूरा तबियत से तैयारी करके आए हैं। ट्रैक्टर में ट्रॉली लगाए हैं, गैस का सिलेंडर, गेहूं चावल सब, सब्जी उब्जी सब लेकर आए हैं। तो पूरे तैयारी के साथ आए हैं। और दिल्ली इसलिए नहीं आए हैं निरंकारी, वो जानते थे कि यहाँ जब आ जाएंगे ना, ये हमको बंधक बना लेगा, इसीलिए बॉर्डर पे अड्डा मार दिए हैं। तो तैयारी के साथ है किसान। ऐसा मतलब आसानी मत लीजिए, वो लंबी लड़ाई के मूड में है। और मुझे लगता है कि देश में जो जितने लोग न्याय और संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनको इनके समर्थन में आना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, कि जो लगातार एक मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था, मुसलमानों को एंटी नेशनल, दलितों को नक्सलवादी, तो मीडिया पर भी नकेल कस गई। ये आंदोलन कई सारे रास्ते खोल रहे हैं, डेमोक्रेसी स्थापित हो रही है, मीडिया से सवाल पूछा जा रहा है, और लोगों का जाति और मजहब में जो बांट दिया गया था कि ये दलितों का आंदोलन है, मुसलमानों का आंदोलन, वो भी एकजुटता एक बनती दिख रही है। अगर सोशली आप बात करें तो, चूंकि आप एक सोशल साइंटिस्ट भी हैं। नहीं, निश्चित रूप से वो जो है, देखिए, सहमतियों के बिंदु तराशने चाहिए। 51% पर अगर सहमति है तो 51% पे काम करना चाहिए। 49% असहमति है तो छोड़ दीजिए, बाद में देख लेंगे। तो वो समझना चाहिए। दूसरा कि जो मीडिया है, नेशनल मीडिया, उसको तो आपने जाना होगा, मैंने कितने टर्म्स दिए थे, पत्तल चटवा, ये सब सरकार की गुलामी करता है। हमारे जैसे एक्टिविस्ट जो किसी जमाने में बाइक से जाकर सारे अखबार में और हर जगह प्रेस इनविटेशन देते थे, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और आज मैं किसी अखबार टेलीविजन को बोलता ही नहीं भाई। हमारे लिए मीडिया सोशल मीडिया है। तो मैंने जाकर वहां देखा कि जितने मेन मीडिया वाले सब लोग सब हैं, वो सब कैमरा छुपा के बैग में जाते हैं वहां। सोच लीजिए क्या हालत हुई है। जो फोर्थ पिलर जिसको आप कहते हैं मीडिया को, अब तो लग रहा है उसमें घून लग गया है। मीडिया नहीं है वो, एक ब्रोकरी कर रहा है, दलाली कर रहा है सिस्टम का। वो जो सबको कह रहा है कि भाई वो नक्सल है तो अरबन नक्सल है, तो ये है खालिस्तानी है। इस सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? जो अंग्रेज का मुखबिर था और उनके जो वंशज है, वही सर्टिफिकेट दे रहा है। पहले अपना तो बता लो। देखिए, सत्ता का मिलना अच्छी बात है, लेकिन सत्ता, यही भारत की जनता जो है, कब उठेगी और कब आपको सत्ता से बेदखल कर देगी, इसका अंदाजा भी नहीं हो। आपका ईवीएम लीला आप देखते रह जाएंगे। अभी वर्ल्ड का पूरा पॉलिटिक्स भी चेंज हो रहा है। अब पता नहीं ईवीएम की चाबी कहाँ है, अमेरिका से राज खुल जाए, रूस से खुल जाए, कौन जानता है।
ये तो सोशल एक्टिविस्ट है जो सारे इश्यूज को जिंदा रखे हुए हैं, पॉलिटिकल क्लास नहीं कुछ कर। तो ये प्रोफेसर रतनलाल है। हम लोग बातचीत को छोटा रखेंगे क्योंकि इंटरनेट बहुत महंगा हो गया। जो डिजिटल इंडिया का नारा दे रहे थे वहां अब इंटरनेट नहीं है। मैं चाहता हूं कि वीडियो छोटा हो ताकि लोगों तक मैसेज आए। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रतनलाल जो लगातार तमाम मुद्दों पर एक प्रोफेसर होने के नाते अपनी नैतिक जिम्मेदारी। अम्बेडकर नामा, लाल की क्लास, काम की बात देखना ना भूलें। जी जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।